ये मेरे लिए एक अद्भुत क्षण है जब मैं ऐसे विद्वान लोगों के साथ एक मंच साझा कर पा रही हूँ। द ड्रीम्स कम ट्रू जिसको इंग्लिश में कहते हैं या हिंदी में कहें सपना सच हो जाना। इतने बड़े मंच पर इतने बड़े विद्वानों के साथ चिंतन मनन सत्र में एक समन्वयक का कार्य मुझे सौंपना, मैं तो सबसे पहले प्रबंधन को धन्यवाद दूंगी और इस मौके को धन्यवाद दूंगी कि ये एक हिंदी महोत्सव ही है जहाँ मुझ जैसे एक साधारण सी शिक्षिका को ये एक मौका मिला कि आप जैसे विद्वानों के साथ मैं एक मंच पर बैठूं और कुछ सवाल करूं। बहुत ज़्यादा हिंदी का ज्ञान मुझे नहीं है सर, यदि कोई त्रुटि रह जाए तो कृपया क्षमा करिएगा। सर आप बहुत दूर से आए हैं, बनारस से, वहाँ से हमारे यहाँ कई बार प्रतिभागी भी आते रहे हैं। बनारस से एक हमारा पुराना रिश्ता रहा है और आप हमारे एक आमंत्रण पर चले आए। सबसे पहले तो आपको वंदन, अभिनंदन सर। साथ ही हमारा जो आज का विषय है वैश्विक भाषा, हिंदी भाषा और क्षेत्रीय भाषा, इन दोनों के बीच जो आज एक तालमेल हम लोग बैठाना चाह रहे हैं, जो कमी देख रहे हैं, इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मेरा पहला सवाल सर सदानंद साहिब सर से होगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए। सर मैं आपसे एक पहला प्रश्न करना चाहूँगी कि आपने कई देशों का भ्रमण किया है सर, आपने कबीर के ऊपर कई व्याख्यान दिए हैं कई मुल्कों में जा कर के, और आपको मॉरिशस में राष्ट्रपति के द्वारा हिंदी सम्मेलन में 2007 में सम्मानित किया गया। आप उस अनुभव को कृपया हमारे साथ साझा करें, क्योंकि ये चीज़ हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात होगी कि कैसे लेखन से एक जो हिंदी को लेकर के जो सोच बन गई है वो मिथ टूटेगी और बच्चे हिंदी लेखन की तरफ आकर्षित होंगे। कृपया उस पर प्रकाश डालें सर। शुक्रिया रचना जी। विदेशों में हिंदी को लेकर के और ख़ास तौर से कबीर को लेकर के यूरोप के देशों में मैंने बहुत उत्सुकता पाई, और ये उत्सुकता कोई आज की नई बात नहीं है। चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, और भी तमाम देश हैं। मैंने इन्हीं 3 देशों की यात्रा यूरोप के की है। तो कबीर में एक जो सार्वभौम अपील है, एक ऐसी अपील जो सारी दुनिया को आकृष्ट करती है, और मनुष्य के भीतर, सारी दुनिया के मनुष्य के भीतर जो एक समानता है, उस समानता को रेखांकित करने वाली जो बात है वो दुनिया को आकृष्ट करती है। मैं एक किस्सा बताना चाहता हूँ और उस पर मैंने एक छोटी सी कविता भी लिखी है। मैं जर्मनी से इटली जा रहा था और ट्रेन से जा रहा था, और जो ट्रेन मैंने चुनी थी वो ट्रेन स्विट्ज़रलैंड होके जाती थी। तो पूरा स्विट्ज़रलैंड मैंने ट्रेन के डिब्बे से देखा। तो उसी ट्रेन में एक आदमी सवार हुआ और जर्मनी था वो, मेरे बगल में बैठा। फिर थोड़ी देर बातचीत हुई। फिर वो जान के कि मैं कबीर पर भाषण देने आया हूँ और इटली भी जा रहा हूँ कबीर पर बातचीत करने, वो बहुत खुश हुआ। जानता था कबीर को, और थोड़ा सा मजाकिया आदमी था। तो उसने कहा कि आप क्या जानते हैं, कबीर जितने आपके हैं उससे ज़्यादा हमारे हैं। और मैं जिस विश्वविद्यालय में वहाँ काम करने गया था जर्मनी में, हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग तभी हुई है जब कबीर का जन्म हुआ। तो कहा कि आपको मालूम है
कबीर तो हमारे यहाँ के थे और उनके साथ ही हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये मतलब वो मजाकिया ढंग से कह रहा था, लेकिन कबीर में एक जर्मन आदमी का इंटरेस्ट। फिर मैं पेरिस का एक अनुभव आपको सुनाऊं। वहाँ एक बहुत ही सम्मानित कॉलेज है, कॉलेज डे फ्रांस, उसमें मेरा लेक्चर था। तो लेक्चर दे के मैं उतरा और अब मेरा पेरिस में ये था कि शाम को होटल में रहना था, अगले दिन वापस जाना था मुझे। और जैसे ही लिफ्ट से नीचे उतरा, एक महिला भागते हुए आई और उसने कहा कि अब वो तो अंग्रेजी जानती नहीं थी। जो हमारे सहयोगी लोग थे जिन्होंने मुझे बुलाया था, उनसे कहा कि मैं तो इनके भाषण में नहीं आ पाई, क्या मुझे ये मौका मिल सकता है कि मैं इनको अपने घर चाय पिलाऊं? तो उन लोगों ने मुझसे पूछा तो मुझे कोई एतराज़ था नहीं। हम उसके घर गए चाय पीने। ओडिले बुसेल नाम था उस महिला का, और वो कबीर की एक बड़ी स्कॉलर रही हैं, शॉर्लेट बोधविले, फ्रेंच, उनकी स्टूडेंट रही। तो उसने एकदम कबीर के बारे में बात करते हुए, और आप सोचिए कि उसको अंग्रेजी नहीं आती थी और मुझे फ्रेंच नहीं आती थी, और हम लोग बात कर रहे थे। उसके हाथ में एक डिक्शनरी थी जो अंग्रेजी से फ्रेंच और फ्रेंच से अंग्रेजी, उसके सहारे हम बात कर रहे थे। फिर उसने बात करते हुए वो रोती चली जा रही थी। फिर रात भर उसने पेरिस शहर मुझे घुमाया। अगले दिन पूरा, जब तक कि मेरी रवानगी नहीं हो गई फ्रांस से, तो कबीर को लेकर के ऐसा आकर्षण, क्योंकि कबीर में एक विश्वजनीनता है और एक मनुष्य मात्र के भीतर जो एक समानता का भाव है, वो कबीर अपनी कविता में दिखाते हैं। और मुझे लगता है कि इसकी अपील पूरी दुनिया में, अमेरिका में आप जानती होंगी, नाम सुना होगा, अमेरिका के एक बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने 100 पोएम्स ऑफ कबीर, टैगोर ने जो अनुवाद किया था, वो उनको पढ़ने को मिला। तो उनका इंटरेस्ट इतना कबीर में जगा कि हिंदी सीखी, और हिंदी सीख करके मूल कबीर को पढ़ा, और फिर कहा कि टैगोर ने जो अनुवाद किया है वो विक्टोरियन अंग्रेजी में किया गया अनुवाद है, पुराना अनुवाद है। तो खुद उन्होंने कबीर की कविताओं का अनुवाद किया, रॉबर्ट ब्लाई नाम है उनका, और कबीर के 50 पदों का उन्होंने अनुवाद किया, और उसके बाद अपनी कविता पढ़ना छोड़ दिया। दुनिया में जहाँ जाते थे कबीर की कविता पढ़ते थे। तो ये अपील कबीर की है। और मुझे जो थोड़ा बहुत दुनिया घूमने का मौका मिला, उसके पीछे कबीर हैं, और जो भी आदर सम्मान मिला उसके पीछे भी कबीर हैं। तो और बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन कितने किस्से सुनाऊं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वाकई कबीर का जो व्यक्तित्व रहा है, जो उनका लेखन रहा है, वो बड़ा स्वतंत्र रहा और बड़ा कटाक्ष भरा रहा। जो किसी भी समुदाय से हट कर के एक अलग बात किया करते थे और आमजन की बात किया करते थे। कबीर पहले भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक है। मेरा अगला सवाल बहुत दूर से चल कर आए, प्रभाकर सर से है। सर, सुबह से आप बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसके लिए समय थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, इसके लिए क्षमा चाहूँगी। लेकिन सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि जब हिंदी और अंग्रेजी के बीच इतनी प्रतिद्वंद्विता है, लोग देख रहे हैं कि हिंदी आगे अंग्रेजी पीछे, कि अंग्रेजी आगे कि हिंदी पीछे,
कुछ इस तरह की सोच बनी हुई है। ऐसे समय में आप क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को कहाँ पाते हैं? सभी का अभिवादन। मैं मंच पे इसलिए आया हूँ, यहाँ पर डायस से खड़े होकर मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं मंच को प्रणाम करता हूँ और सारे विद्यार्थियों को तवज्जो चाहूँगा। सामने आप सब लोग बैठे हैं, आपका अभिवादन कि ये कार्यक्रम आपके लिए है। मुझे नहीं लगता कि आप इसमें इन्वॉल्व हो पा रहे हैं इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप पहले बैठें और सुने। हम लोग दूर से आए हैं तो थोड़ा सुनने के लिए कुछ माहौल आप बनाएं। अभी आदरणीय सदानंद शाही सर को आप सुने, कितना वैश्विक धरातल पर हिंदी और कबीर की व्याप्ति पर आपने बातचीत की। और ब्रजेन जी बैठे हुए हैं। मैं अपनी बात कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, यह विश्वविद्यालय जो 8वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन यहाँ पर महोत्सव हो रहा है, बहुत नवाचारी ढंग से हो रहा है। इसके लिए मैं अभिवादन करता हूँ इस विश्वविद्यालय का, यहाँ से जुड़े लोगों का। लेकिन यह भी ज़रूरी है कि आप अपनी भाषा से प्रेम कितना करते हैं और वो प्रेम आपके व्यक्तित्व में, आपके एक्टिविटीज़ में झलकता है जैसे यहाँ भी मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे भाषा के साथ आपका जो व्यवहार होता है, जो जिस युग में हम हैं, जो भाषाओं पर बातचीत हो रही है। अभी मैडम ने जो सवाल किया, उस सवाल के उसके बारे में बातचीत करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जो बहुभाषिक देश है। आप जानते हैं बहुभाषिक राष्ट्र है और इस बहुभाषिक राष्ट्र को जोड़ने का काम, संपर्क करने का काम करती है हिंदी। और हिंदी के बारे में बातचीत, बहुत खूबसूरत बातचीत हुई कि कौशिक जी ने भी शुरू किया था, जहाँ से कि हिंदी भारतीय भाषाओं को जोड़ने का काम करती है, सेतु का काम करती है। और ये जो सेतु का काम करती है, इसका मतलब होता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा या राजभाषा से ज़्यादा हिंदी संपर्क भाषा है। और वो संपर्क भाषा इस रूप में है कि हिंदी की जो पूरी जातीय संरचना है, हिंदी जिस तरह से बनी है, वो अपने मूल में ही तमाम सारी जनपदीय भाषाओं को लेकर पैदा होती है। आप जानते हैं कि हिंदी कोई एक नहीं है, हिंदी में बहुत सारी जनपदीय भाषाओं का समुच्चय है। हिंदी में 5 उपभाषा परिवारों की बोलियों का समुच्चय है। और इसके साथ साथ हिंदी ऐसी है जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम भी है। हिंदी में पूर्वोत्तर राज्य की भी भाषाएं आती हैं। ये बात सही है कि भाषाओं का विभाजन कर दिया जाता है, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है भारत के लिए जो संपूर्ण राष्ट्र को आपस में जोड़ती है। इसमें जोड़ने का काम सिर्फ साहित्य नहीं करता, इसमें जोड़ने का काम सिनेमा करता है, संगीत करता है, कलाएं करती हैं और साहित्य की दुनिया तो करती ही है। इन सारे संदर्भों के साथ भवानी प्रसाद मिश्र की मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ये जो संदर्भ है भाषा का, भाषाओं की आवाजाही की प्रक्रिया का, इसके बारे में बार बार ये बातचीत होती है। और आपके सामने मैं एक छोटी सी कविता जो क्षेत्रीय भाषाओं के साथ जोड़ने की बात है, हमारे प्रिय कवि हैं केदारनाथ सिंह, भाषाओं पर बहुत लिखा है उन्होंने। उनकी कविता है मेरी भाषा के लोग। उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि हिंदी की गति कैसे है, हिंदी की संस्कृति कैसे है, भाषाओं की संस्कृति भारत में कैसे है। उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने रखता हूं कि इसमें भरा है पास पड़ोस और दूर दराज की इतनी आवाज़ों का बूंद बूंद अर्क कि मैं जब भी इसे बोलता हूँ तो कहीं गहरे अरबी, तुर्की, बांग्ला, तेलुगु, यहाँ तक कि एक पत्ती के हिलने की आवाज़ भी सब बोलता हूँ ज़रा ज़रा। तो इस भाषा में बहुत सारी चीज़ें एक साथ कैसे जुड़ती हैं, उसके साथ कैसे ये चलती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय भाषाओं का जब मसला आता है, हिंदी के साथ उसके अंतर संबंध का एक संदर्भ और आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हुए चिंतक नुंगगी वात्योंगो, उनका नाम शायद आपने सुना होगा, आप पढ़ें उनको। अफ्रीकन राइटर हैं वो। उन्होंने लिखा है कि आप जब अपनी चेतना या अपनी चीज़ों को व्यक्त करना चाहते हैं तो आप अपनी ही भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। वो बहुत बड़े उपन्यासकार रहे हैं। उनको अंग्रेजी खूब अच्छी आती थी, लेकिन अंग्रेजी साहित्य के सामने उन्होंने ये कहा और लिखा कि मुझे अंग्रेजी बखूबी आती है, लेकिन मैं अंग्रेजी में नहीं लिखूंगा, मैं अपनी निजी भाषा में लिखूंगा। और उस निजी भाषा में उन्होंने उपन्यास लिखा और बहुत साहित्य लिखा। इसी तरह से हमारे यहाँ जितने सारी भाषाएं हैं, आप जानते हैं कि जो क्षेत्रीयता का मसला है, इसे राजनीति से कैसे जोड़ दिया गया है।
हिंदी के बारे में बातचीत करते मैं, चूँकि एकेडमिक दुनिया से आप लोग जुड़े हैं, मुझे लगता है राजभाषा पे बातचीत करते हैं, बहुत कृत्रिम ढंग से हम राजभाषा पे बातचीत करते हैं। राजभाषा पे बातचीत करते हुए ये कहा जाता है कि हिंदी का अन्य भारतीय भाषाओं से क्या संबंध है। उस भाषा के संदर्भ में भी बातचीत अगर आप करिए तो आपको बार बार ये सुनाई देखा समझ में आएगा कि हिंदी का भारतीय भाषाओं से आपसदारी कैसी है, उसके साथ उसका जोड़ कैसे बनता है, और उसके संदर्भ में बातचीत होती है कि हिंदी की विविध शैलियाँ हैं। आप जानते हैं अमीर खुसरो से शुरू हुई हिंदी किस तरह से हिंदवी से आगे बढ़ते हुए दक्षिणी हिंदी में वली दक्कनी के यहाँ जाती है, उसके बाद कबीर की मिश्रित भाषा में आगे बढ़ते हुए नज़ीर अकबराबादी की भाषा में उर्दू और हिंदी के सम्मिश्रण से आगे बढ़ती है, और गांधी जी की हिंदुस्तानी में जिस भाषा में प्रेमचंद लिखते हैं, और इसके साथ पूरी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दर्ज हैं उनके साथ हिंदी का अपना एक रिश्ता बनता है। और इस क्षेत्रीयताओं के संदर्भ में जब बातचीत होती है तो ये बात सत्य है कि जैसे जैसे आप अपनी निजी भाषा या क्षेत्रीय भाषा में बातचीत करते हैं तो हिंदी कैसे उसमें एक संबंध बनाने का काम करती है। और इस बीच में जो तमाम सारी राजनीति भाषाओं पे चल रही है, तो आप ये ध्यान दें, मैं जमशेदपुर में खड़ा हूँ। जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जिसमें भाषाई संस्कृत का पूरा घोल आपको दिखाई देगा। मैं बनारस से आया हूँ, बनारस में आपको पूरा हिंदुस्तान दिखाई देता है। एक व्यक्ति एक साथ कई सारी भाषाएं बोलता है, वो बांग्ला भी जानता है, गुजराती भी जानता है, मराठी भी जानता है, और फिर हिंदी के साथ एक संबंध बनाता है। शेष इसी तरह से यहाँ भी आप देखें, जो जिस शहर में आप हैं यहाँ पर आदिवासी भाषाएं भी बोली जाती हैं, उसके साथ बांग्ला भी है, उड़िया भी है, गुजराती भी है, मराठी भी है, दक्षिण भारत की तमिल तेलुगु भी यहाँ पर है। और इस तरह से एक भाषा का एक रूप आपके सामने ऐसा दिखाई देता है जिसे कहते हैं भाषा की पिघलती हुई संस्कृति यहाँ दिखाई देती है, और उसका जो मिला जुला रूप आपको यहाँ दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि आवाजाही की इस प्रक्रिया में जब तक आप अपनी निजी भाषाओं के साथ संपर्क नहीं करेंगे, और जहाँ विभेद दिखाई देगा वहाँ अंग्रेजी का वर्चस्व दिखाई देगा। इसलिए जो ये राजनीतिक संदर्भ है, ये औपनिवेशिक मानसिकता की देन है। तो भाषा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति आप जानते हैं कि जब उसमें आने लगती है तो ये स्पेस बनता है, भाषाओं की जो लड़ाइयाँ हैं आपस में, वहाँ जहाँ भी स्पेस बनेगा अंग्रेजी उसमें अपना वर्चस्व बनाएगी। और ये उत्तर आधुनिक समय में हमारे सामने इस समय जो क्षेत्रीयताओं के बारे में बातचीत की जा रही है, तो उसमें क्षेत्रीयता में जो निजता की अतिशयता की बात की जा रही है, उसकी जगह ज़रूरी है कि हम हिंदी को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को मजबूत करें और उनकी आपसदारी की प्रक्रिया करें। आप ध्यान रखिएगा कि मैं भोजपुरी से जुड़ा हूँ, सर भोजपुरी से जुड़े हैं, लेकिन बेहतर यह है कि भोजपुरी विकसित हो रही है तो हिंदी विकसित हो रही है, अवधी विकसित हो रही है तो हिंदी विकसित हो रही है। भोजपुरी विकसित होने का ये मतलब नहीं कि मैथिली न विकसित हो या अवधी विकसित ना हो। अगर आप हिंदी की जातीय ज़मीन तैयार करेंगे तो उसमें समस्त ये जनपदीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं आएंगी, और उसके साथ उसका विकास तब होगा, तब हिंदी एक खूबसूरत हिंदी आपके सामने आएगी। और इस तरह से जो औपनिवेशिक चेतना में जो अंग्रेज़ों ने जिस तरह से भाषा नीति के बारे में बातचीत की है, उससे उबरने की ज़रूरत है। और औपनिवेशिक मानसिकता से भारतीय भाषा नीति को समझा नहीं जा सकता। एक भाषा एक राष्ट्र भारत में नहीं चल सकता। भारत में बहुभाषिकता ही चल सकती है, और बहुभाषिक ज़मीन के साथ हमारा पूरा व्यक्तित्व एक साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी चलता है, राष्ट्रीय भाषा में भी चलता है, और उसके साथ एक आवाजाही की प्रक्रिया चलती है। तो ये एक ख़ास बात है। मेरी अपनी एक कविता की कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखकर मैं ये बात अपनी यहीं पर समाप्त करूँगा कि शाम के धुंधलके में सूरज की लालिमा मेरी आँखों में उतर आई। न जाने कितने वर्षों की यात्रा में सहयात्री भाषाओं की गंध से मेरा शरीर महक रहा है। मेरे सीने में सूफियों की कव्वाली, ब्रज की प्रेम माधुरी, अवधी मानस के गुटके से अपनापे से बतियाती है। भाषाओं के इस बुलंद इमारत में की रहवासी मैं इस भरे पूरे परिवार की प्यारी सदस्य हिंदी हूँ। शुक्रिया। धन्यवाद सर। ब्रिजेंद्र नाथ सर, बहुत कम दिनों से संपर्क रहा है आपका, लेकिन बहुत कुछ हमने इस दौरान आपके बारे में जाना है जो अचंभित करने के लिए काफ़ी है। आपकी जो जीवन यात्रा रही है, आप एक विज्ञान के विद्यार्थी रहे। आपका बीएससी और एमएससी दोनों भौतिकी विषय में हुआ है।
फिर अचानक वो कौन सा दौर आया सर जो आप अचानक से हिंदी साहित्य की ओर मुड़ गए? क्या वो कोई घटना थी या आप किसी से प्रेरित थे? ये मैं सबसे पहले आप सभी उपस्थित विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आप हिंदी में इतना रुचि लेकर यहाँ आए हैं, इसका माने है कि हिंदी का भविष्य उज्जवल है। और जैसा कि रचना जी ने कहा, जब मैं कह रहा हूँ कि आप भी तो यहाँ बीटेक के विद्यार्थी हैं, बीबीए के हैं, बीसीए के हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हिंदी के इस महोत्सव में भाग लेने आए हैं, तो आपके मन में भी जरूर हिंदी के प्रति अथाह प्रेम है। तो यहीं से मेरा उत्तर निकलता है। मैं भौतिकी का विद्यार्थी रहा हूँ, साइंस स्कूल डेज से ही पढ़ा हूँ, और लेकिन जब भी मुझे कुछ लेखन की प्रवृत्ति होती, मैं स्कूल के समय में ही सारी हिंदी की किताबें पढ़ गया था। और रांगे राघव के जितनी अनुदित, शेक्सपियर की अनुदित जितनी किताबें थीं, संस्कृति का 4 अध्याय, सब काफ़ी किताबें मैं स्कूल डेज में ही पढ़ गया था। तो एक मन में हिंदी के प्रति लगाव था। मेरे अभिभावक स्वरूप मेरे बड़े भाई थे जो मुझसे 20 साल बड़े थे, और वो विद्यालय के प्रधानाचार्य थे, और वो हिंदी और अंग्रेजी में डबल एमए थे। तो हो सकता है कि पारिवारिक भी माहौल था इस तरह का जो कि हिंदी से मुझे जोड़े रखा। लेकिन मैं साइंस पढ़ा, और साइंस में ऐसे मैं भौतिकी ऐसे आगे बढ़ा, लेकिन हिंदी के प्रति मेरे मन में जो लगाव था, उद्गार था, वो ऐसे नहीं, वो कायम रहा। क्योंकि कॉलेज में भी मैं हिंदी की पत्रिकाओं में लिखा करता था, और हिंदी की पत्रिका निकलती थी जैन कॉलेज आरा से, अभियान करके, उसमें मेरी कविताएं छपती थी। तो विज्ञान पढ़ते हुए भी हिंदी से लगाव रहा। लेकिन जमशेदपुर के टाटा स्टील में नौकरी करने के बाद, और वो भी अधिकारी के रूप में काम करने के बाद, वो हिंदी का जो लगाव था वो कहीं कहीं दब गया, लेकिन कुलबुलाहट थी जो ऐसे कायम रही। और सेवानिवृत्त होने के बाद मैं हिंदी को फिर से जीवित किया, बोला कि हिंदी के विकास में कुछ करना चाहिए। हिंदी के प्रति मेरा जो योगदान था वो ज़रूर होना चाहिए, ऐसा मैं समझा। और उसके बाद मैं लिखन शुरू किया। गहन लेखन 2014 के बाद से शुरू किया एक तरह से। और अभी तो 3 पुस्तकें मेरी दिल्ली से प्रकाशित हुई हैं, 2 कहानी संग्रह और 1 उपन्यास, और करीब 10 किताबें अमेजन किंडल पर हैं। तो ज़्यादा डिजिटली मैं हूँ और पुस्तकाकार रूप में कम हूँ, लेकिन जितना हूँ मैं, और अभी भी अनवरत लिख रहा हूँ। लिखने के प्रति मेरा ऐसे, और ख़ास करके मैं कहानियाँ और उपन्यास ज़्यादा लिखता हूँ। कविताएं भी लिखी हैं, ये कविता संग्रह भी है, लेकिन ज़्यादा कहानियाँ और उपन्यास लिखता हूँ, व्यंग्य भी लिखता हूँ। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि हिंदी में लिख करके मैं अपने को अच्छी तरह भी व्यक्त कर सकता हूँ। हालांकि मेरी अंग्रेजी में भी कविताएं लिखी हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है जो हिंदी में आता है। और मैं तो भोजपुरी में भी कविताएं लिखा हूँ, और भावुक जी अपने जो ई पत्रिका निकालते हैं, मनोज भावुक, उसमें मेरी छपी है ऐसे भोजपुरी में कविताएं। तो भोजपुरी में कविता इसलिए लिख पाता हूँ क्योंकि मैं जैन कॉलेज आरा में पढ़ा हूँ, जो कि भोजपुरी का हार्टलैंड है। और मगही में भी लिखता हूँ, चूँकि गया में जन्म लिया हूँ, तो मगह मेरा मातृभाषा है। तो इस तरह से मगही, हिंदी, भोजपुरी और अंग्रेजी कुछ, तो ये 3-4 भाषाओं में मैं लिख पा रहा हूँ और लिखता हूँ मैं। तो मैं समझता हूँ कि रचना जी का जो उत्सुकता थी, उसका एक अंश का मैं उत्तर दे सका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मुझे लग रहा है कि हमारे बीच जो तीनों विद्वान बैठे हैं, पूरे के पूरे कॉम्बो पैक है। हिंदी के साथ साथ कई क्षेत्रीय भाषाओं में इन्हें महारत हासिल है। और मेरा अगला सवाल सदानंद सर से है कि सर, आज का जो युवा है वो डिजिटल युग में जी रहा है, सोशल मीडिया के बहुत नज़दीक है, किताब पढ़ने का धैर्य नहीं रहा। ऐसे समय में हिंदी हो या कोई क्षेत्रीय भाषा हो, इन दोनों भाषाओं के साहित्य को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, और वे कौन से माध्यम हो सकते हैं सर, जिससे ये दोनों क्षेत्रीय भाषा हो या हिंदी भाषा हो, इसको वो स्थान मिले, उसको वो सम्मान मिले,
जो इसे मिलना चाहिए, क्योंकि युवा के ऊपर ही सब कुछ है और युवा ही किताबों से दूर होता जा रहा है और मोबाइल में कहीं गुम हो गया है। एक तो ये कहना कि युवा किताबों से दूर होता जा रहा है और जो हमारे जैसे वृद्ध हो गए हैं वो खूब किताबें पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सरलीकरण है। और मेरी राय तो ये है कि अभी भी सबसे ज़्यादा किताबें युवा ही खरीदते हैं और अध्यापकों की जो कौम है, हमारे जैसे अध्यापकों की, आप देखिए तो किताबों पर वो कितना पैसा खर्च करती है। तो मंच पर बोलना अलग बात है, अब ये है कि सारे के सारे युवा किताबों पर पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। तो जरा हम अपने युवावस्था में जाएं और देखें कि हम किताबों पर कितना पैसा खर्च करते थे। बहरहाल थोड़ा सा हम चाहते हैं कि वैश्वीकरण की चर्चा हो जाए, क्योंकि वैश्वीकरण का जो भाषा पर प्रभाव है उसके बारे में शायद यहाँ हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो एक तो वैश्वीकरण क्या है ये थोड़ा समझना चाहिए। जानते ही होंगे सब लोग, जिसको कि बहुत उसका स्वागत किया गया कि वैश्वीकरण आ रहा है, और कई बार हम लोग कहते हैं कि जो हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की धारणा थी वही दूसरे रूप में आ गई है। लेकिन वैश्वीकरण और वसुधैव कुटुंबकम एकदम अलग अलग चीज़ है। वैश्वीकरण का सीधा अर्थ है कि पूंजी का और श्रम का बेरोक टोक पूरी दुनिया में संचरण, रुपया या मुद्रा या जिसको कैपिटल कहते हैं, वह बेरोक टोक दुनिया में घूमे। मैं उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि जैसे हम यहाँ जो रुपए का इस्तेमाल करते हैं जिसमें गांधी की तस्वीर होती है और हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर का आश्वासन होता है कि हम धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देते हैं। लेकिन जब मैं आज से कुछ साल पहले गया विदेश तो मुझे रुपया बदलना पड़ा और वहाँ की मुद्रा लेनी पड़ी, यूरो लेना पड़ा, डॉलर लेना पड़ा। आज क्या है, हमारी जेब में एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड है और उस कार्ड से मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकता हूँ और दुनिया की किसी मुद्रा में मैं भुगतान कर सकता हूँ। तो ये वैश्वीकरण, एक तो पूंजी का मुक्त संचरण, दूसरे वस्तुओं का मुक्त संचरण, तीसरे श्रम का मुक्त संचरण। लेकिन कुल मिला के आप देखें तो ये जो मुक्त संचरण है वो जितना मुक्त दिखाई पड़ता है वास्तव में उतना मुक्त नहीं है। अगर उतना मुक्त होता तो अमेरिका के चुने गए नए जो राष्ट्रपति हैं, वो मैक्सिको बॉर्डर से जो अमेरिका में लोग घुस रहे हैं, वैश्वीकरण को लाने वाले और उसके सबसे बड़े वकील अमेरिका ने मैक्सिको से लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। करीब करीब लाख से ज़्यादा भारतीय अवैध रूप से घुसने के चक्कर में वहाँ गिरफ्तार हैं। तो ये जितना उदार दिखाई पड़ता है वैश्वीकरण और उदारीकरण, उतना उदार है नहीं, क्योंकि सच बात ये है कि ये वैश्वीकरण और उदारीकरण जिसको कहते हैं
और भाषा के साथ क्या छल हुआ है। उदारीकरण उदार नहीं है, बहुत क्रूर है उदारीकरण। और वैश्वीकरण भी वैश्विक है नहीं उन अर्थों में जिन अर्थों में हमारा वसुधैव कुटुंबकम था। लब्बे लबाब यह कि यह वैश्वीकरण, यह उदारीकरण जिनको इसका फायदा मिल रहा है, किनको फायदा मिल रहा है? 1% लोगों को इसका फायदा मिलता है और 99% लोग इसका नुकसान उठाते हैं। अब इसका भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम सीधे इस पर आ जाते हैं। हालांकि इस वैश्वीकरण में उदारता जितनी है उससे ज़्यादा मक्कारी है। मक्कारी इसलिए मैं कहता हूँ कि 4-5 चीज़ें जो वैश्वीकरण के साथ आई वो म से शुरू होती है। मनी, मार्केट, मिडिल क्लास, मीडिया, इस तरह से और 4-6 हम गिना सकते हैं जिसके प्रभाव से को लेकर के ये आया वैश्वीकरण। तो इसके कुछ फायदे बेशक हुए कि हम जो रोम में जाके या इटली जब मैं गया था तो ओरिजिनल पिज्ज़ा मैंने खाया, और अब यहाँ गली गली में हम पिज्ज़ा खा रहे हैं। एक और इसका लक्षण है हाइब्रिडाइजेशन। तो जो पिज्ज़ा हम रोम में खाते हैं या इटली के तुरिनो शहर में खाते हैं, वह पिज्ज़ा हम जमशेदपुर में नहीं खाएंगे, वो कुछ बदल गया है। तो इसी तरह से भाषा में भी, और बिल्कुल ठीक कहा हमारे मित्र प्रभाकर जी ने कि भारत एक ऐसा देश है जहां एक भाषा नहीं चलेगी। लेकिन वैश्वीकरण क्या करता है, वो दुनिया की भाषाओं, एक भाषा की, जैसे उसने एक मुद्रा चला दी, एक प्लास्टिक के कार्ड से दुनिया की सारी मुद्राओं का हम जवाब दे रहे हैं, वैसे ही उसकी नीयत है कि एक भाषा चले। केवल भारत की क्षेत्रीय भाषाएं नहीं, जर्मन भाषा संकट में है, फ्रेंच संकट में है, दुनिया की तमाम सारी भाषाएं संकट में हैं। और उस संकट से उबरने के लिए एक तीसरी चीज है, वैश्वीकरण से आई या चौथी या अगली जो भी नंबर दे दें, वो है टेक्नोलॉजी। क्या हुआ है इसमें? टेक्नोलॉजी जिसके पास है, जिस युवा वर्ग को हम लोग सवेरे से कोस रहे हैं कि वो किताब नहीं पढ़ता है, और युवा वर्ग कोसता होगा कि बूढ़े लोग जो बैठ के बात कर रहे हैं, 1 मिनट में मैं 100 किताबें इनको खोज के दे दूंगा, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी आ गई है। तो टेक्नोलॉजी ने एक पावर क्रिएट किया है। एक टेक्नोलॉजी से एक तरह की हमारे ये जो पोस्ट मॉडर्न बहुत सारे थिंकर कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन इज पावर हो गया है। और इंफॉर्मेशन का जो एक प्रवाह आ रहा है वो युवा तक पहुंच रहा है। और कई बार मेरी युवाओं से भेंट होती है तो मुझे लगता है कि युवा, आज का युवा हमारे समय के युवा से ज़्यादा सचेत, ज़्यादा जिम्मेदार और ज़्यादा काबिल है। तो युवाओं पर अविश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो भाषा का एक वैश्वीकरण की प्रक्रिया से भाषा को लेके एक जो तमाम सारी भाषाओं को कुचलता हुआ एक रथ जो चल रहा है, ये जो वैश्वीकरण जो चल रहा है अपने आप में, आपने सुना होगा एक वैज्ञानिक का कथन है कि क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती समान। तो जब से वैश्वीकरण आया है, आपने एक नारा सुना होगा कि ग्लोबल बनाम लोकल, क्योंकि
वी मार्ट आया तो वी मार्ट ने छोटी छोटी दुकानों को ख़त्म किया। तो तरह तरह की आवाज़ें आईं, जो कहीं की नहीं, जो लोकल है उसको महत्व दिया जाना चाहिए, लोकल खाने को महत्व दिया जाना चाहिए। एक संघर्ष ग्लोबल बनाम लोकल, एक वर्ल्ड बनाम नेशन, ये नए सिरे से एक संघर्ष चल रहा है। इसी में भाषाएं भी अपना काम कर रही हैं। और एक अद्भुत बात हुई है हिंदी को लेके कि हिंदी में, हिंदुस्तान में केवल एक हिंदी नहीं बोली जा रही है, हिंदियाँ बोली जा रही हैं। महाराष्ट्र में जो हिंदी है उसमें एक मराठी की छौंक है, बंगाल में जो हिंदी है उसमें बांग्ला की छौंक है। अभी सवेरे वाले सत्र में बोल रही थी मेघालय की लोई, हाँ लोई, तो कितनी प्यारी हिंदी वो बोल रही थी। हमें ये मान्यता देनी होगी कि ये जो रीजनल भाषाओं का की जो छौंक लिए एक नए तरह की हिंदी विकसित हो रही है, वो कोई गलत हिंदी नहीं है। उसके लिए अपॉलजेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो महिला ने कहा कि हमको हिंदी हमारी ठीक नहीं है और मैं उसके लिए क्षमा मांगती। आपने भी संचालन के आरंभ में कहा कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती। ये अपॉलजेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपने कभी किसी अंग्रेज को गलत अंग्रेजी बोलने पर अपॉलजेटिक होते हुए देखा? बहुत सुंदर। और अधिकांश गलत बोलते हैं। हिंदुस्तान के लेखक क्या नाम था भाई उनका, राइट ऑफ मिस्टर, हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास के लेखक, वो आज़ादी के बाद चले गए थे, इंग्लैंड रहते थे। अंग्रेजी कल्चर से इतना प्रेम था, अंग्रेजी भाषा से इतना प्रेम था। बाद में उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि अरे इंग्लैंड की अंग्रेजी बहुत ख़राब हो गई है और मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन किसी अंग्रेज को आपने गलत अंग्रेजी बोलने पर अपॉलजेटिक, क्षमा प्रार्थी होते हुए नहीं देखा। पर महाशय मैं आपको टोक रहा हूँ। हमारे दो ऐसे साथी हैं जिनको अपनी हिंदी, भारतीय हिंदी पर बेहद गर्व और गरिमा है, और वो तत्काल अनुरोध कर रहे हैं कि वो आपसे तीनों सज्जनों से वो बात करना चाहते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उनको आधे मिनट में मैं अपनी ये बात खत्म कर दूं। जी जी। कि ये जो तरह तरह की हिंदियां विकसित हुई हैं, हमको अपने विद्वत्ता का अभिमान छोड़ के और व्याकरणिक शुद्धता का अभिमान छोड़ करके, बिल्कुल, और कौन सा शब्द कहाँ से आ गया है, उस शब्द के मूल का ये शुद्धतावाद जो भाषा में लागू किया गया, उसने बहुत क्षति की है। तो ये जो नए भारत में नए तरह की हिंदियाँ विकसित हुई हैं, उनको खुली आंखों से देखने की ज़रूरत है। वाह, बहुत सुंदर। और हिंदी को लेके बिल्कुल न चिंतित होने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात एक आस्तिक थे, आस्तिक साहब, आस्तिक महतो जी, आस्तिक महतो जी ने कहा कि बहुत सारे खतरे गिनाए जाते हैं, और समझ लीजिए कि जब खतरे गिनाए जाते हैं तो जो गिना रहा है वो कहीं न कहीं खुद खतरा महसूस कर रहा है। वास्तविक खतरा कहीं और है, खतरा दिखाया कहीं और जाता है। हिंदी पर कोई खतरा नहीं है, सिर्फ हमें हिंदी के विविध रूपों को स्वीकार करने की ज़रूरत है, जो तमाम सारी भाषाओं के साथ अंतःक्रिया करते हुए एक नए तरह की हिंदी या हिंदियाँ आ रही हैं, उनके प्रति हमारा दिल और दिमाग खुला हुआ होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और हमारे चंद्र और बिंदु काफ़ी देर से तैयार है, कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, उन्हें लाया जाए। कौशिक भैया
मैं सदानंद सर से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सदानंद सर, आप भोजपुरी भाषा के उत्थान के लिए भोजपुरी अध्ययन केंद्र के संस्थापक रहे हैं। आपको इस केंद्र की स्थापना का विचार कैसे आया? इसका जवाब भोजपुरी में दूं क्या? हैं? ये बहुत यहाँ के जौन सवाल को नहीं है। हमार जन्म जौन बा जो वो जिला में भइल बा जहाँ भोजपुरी बोलल जाला, कुशीनगर जिला। क्या बात बा। हम शुरू से जब हम इंटर में गाँव कस्बा में पढ़े ली तो मैं तनी सा सहरातू लड़का लो रहे तो खूब बढ़िया बढ़िया हिंदी बोले। हमारे हिंदिया में भोजपुरी घुस जाओ तब मास्टर साहब खड़ा कर दे मेजे पर कि खड़ा हो जा, तू ठीक नहीं बोलत। तो आगे ले अइले के बाद ऐसा दिमाग में भर दिहल गईल कि जैसे ही भोजपुरी बोलल जौन बा वो बहुत कौन हिंताई वाला काम बा। एगो दिमाग में बात ही बैठ गई बा कि भोजपुरी बोलबा तो गंवार कहब। वो जमाना में फिल्मों जौन बनत रही 60-70 के दशक में, तो में जौन हीरो बा वो अंग्रेजी बोली आ चाहे संस्कृत बोली, आ सामान्य आदमी हिंदी बोली, आ जौन माली बाणे रामू काका वो भोजपुरी बोली हैं, भावधी बोली हैं, मगही बोली हैं। तो ई जौन रहल स्थिति की भाषा के मानल गई कि छोट भाषा है, तो वो बात के हमरा अपने मन में रहे कि भोजपुरी के हीन भाषा जौन समझल जाता, यह बात के दूर कल जाऊँ। आई दूर तब्बे कल जा सकेला जब भोजपुरी में जौन संपदा बा, आ जौन बढ़िया साहित्य बा, आ भोजपुरी भाषा के जौन क्षमता बा, ओकर ठीक से पब्लिक के सामने ओके ले आवल जा। यही खातिर हमन के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भोजपुरी केंद्र बनौली जा। में एक बात और हम जोड़ दिहल चाहतनी चंद्रवंशी जी सवालवा तो रौरा है, पूछो तू बने। एगो समस्या बा। समस्या ये है कि जो 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, उस शासन के दौरान उन्होंने बताया कि ये जो तुम्हारी भाषा है वो गंवारू भाषा है, और हमने ये मान लिया। इसलिए मान लिया, केवल अंग्रेजों को दोष देने की जरूरत नहीं है, कुछ हमारा भी दोष है। हम इतने गए गुजरे लोग नहीं हैं कि कुछ गलतियां ना कर सकें, हमारे अंदर कोई दोष ही ना हो। तो एक सामाजिक संरचना में हमारे एक उच्च वर्ग है, एक दूसरे दर्जे का वर्ग है, एक तीसरे दर्जे का वर्ग है। ये हमारी दिमाग का अभ्यास था। अंग्रेजों ने इसको भाषा के उस पर लागू किया, तो हमने ये समझा कि भोजपुरी तो गंवारू भाषा है और मैं भोजपुरी बोलूँगा तो गंवार माना जाऊँगा, और रचना जी अगली बार मुझे नहीं बुलाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। एक बात कह रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? हमने मान लिया कि हम भोजपुरी को तो हमें भुला देना, तो भोजपुरी भुला दिया। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, इसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। और जिस कमबख्त अंग्रेजी के पीछे हम भागते हैं वो आती नहीं है ससुरी। तो एक ऐसी पीढ़ी हमारे सामने तैयार हो गई है जिसके पास भाषा नहीं है जी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये है। और जिसके पास भाषा नहीं है वह मनुष्य नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने केवल मनुष्य को यह वरदान दिया है कि उसके पास भाषा हो। तो भाषा आपकी तभी समृद्ध होगी जब आप अपनी मातृभाषा में संपन्न होंगे, जिसका नाम ले रहे थे निगुगी वाथ्यांगो, अफ्रीका का दार्शनिक जी। उसने कहा कि हम आज से यूरोपीय भाषा में नहीं लिखेंगे,
और एक छोटे से जनपद जैसा देश है उसका अफ्रीकी गीकियू एक बोली है, उसमें लिखता है। और दुनिया कहा कि जिसको मन हो, जैसे गांधी ने कहा था कि हम गुजराती में अपनी बात लिखेंगे, जिसको मन होगा वो अनुवाद करा के, हमको गांधी को अंग्रेजी नहीं आती, हिंद स्वराज गुजराती में लिखा था, जिसको मन होगा अनुवाद करा के पढ़ेगा। न्युगुगी वात्यांगो ने कहा कि हमारे विचार जिसको पढ़ने हैं वो अनुवाद करा के पढ़े। न्युगुगी की एक किताब आती है, साल भर के भीतर दुनिया की 250 भाषाओं में उसका अनुवाद होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए हमारे साथी से हम दूसरा सवाल लेते हैं इस मंच के लिए। शायद वो तैयार नहीं हो पाया है, बता रहे हैं अभी व्हाट्सएप पे बताएं। AI अभी नहीं हुआ है तैयार, शायद थोड़ा सा सहम गया है और बहुत हरकत कर चुका है पहले सत्र में, इसलिए शायद थोड़ा सा सहम गया। बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने तीनों मेहमानों का, आगंतुकों का करना चाहूँगी कि आपने बहुत कम समय में बहुत सारगर्भित बातें हमारे बच्चों के बीच रखी, हमारे बीच रखी, और बहुत कुछ आज हमने वैश्विक भाषा या हिंदी भाषा या क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में जाना है। धन्यवाद सर, और मौका लगा तो आपको फिर अगले साल हम लोग ज़रूर सुनना चाहेंगे और आप इसी तरह से सहयोग बनाए रखेंगे, यही हम आपसे प्रार्थना है हमारी। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से इस मंच को हम प्रणाम निवेदित करते हैं। हमारे साथ मंच पर डॉक्टर सदानंद शाही जी, डॉक्टर प्रभाकर सिंह जी, श्री बजेंद्रनाथ मिश्र जी और रचना रश्मि जी, जो सभा का संचालन कर रही थी। मंच पर 2 पल के लिए और बने रहेंगे सभी विद्वान जन। मैं निवेदन करूंगा कुलाधिपति महोदय से, वो मंच पर आएंगे और एक एक कर हमारे विद्वान आमंत्रित अतिथियों को श्रीनाथ विश्वविद्यालय के जानिब से सम्मानित करेंगे। हमारे साथ आदरणीय बजेंद्रनाथ मिश्र जी, वरिष्ठ साहित्यकार जमशेदपुर से। बजेंद्रनाथ मिश्र जी। स्मृति चिन्ह के बाद झारखंड की पहचान मुकम्मल करती छऊ का ये मुखौटा और स्मरण का पत्र और भारत विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स के बच्चों द्वारा तैयार किया ये जीवन चित्रण श्री बजेंद्रनाथ मिश्र जी के लिए। मैं निवेदन करूंगा कुलपति महोदय से, कुलाधिपति महोदय से, डॉक्टर सदानंद शाही जी, प्राध्यापक हिंदी विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हमारे साथ जी। तालियां जोरदार बजती रहनी चाहिए। आभार, अभिनंदन डॉक्टर सदानंद शाही जी।
मैं निवेदन करूंगा कुलाधिपति महोदय से मंच पर आसीन डॉक्टर प्रभाकर सिंह जी, प्राध्यापक हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से पधारे। उनका सम्मान श्रीनाथ विश्वविद्यालय की तरफ से। और ये एक सुखद संयोग है कि जहां डॉक्टर सदानंद शाही, डॉक्टर प्रभाकर सिंह, श्री बजेंद्रनाथ मिश्र जैसे विद्वान इस मंच पर हों और उनमें डॉक्टर सदानंद शाही जी का आशीर्वाद अगर कुलाधिपति महोदय को मिले, जहां उनकी इच्छा अनुसार वो अपनी लिखित एक उपन्यास पत्रिका बुद्ध की धरती पर, ये पत्रिका डॉक्टर सदानंद शाही द्वारा लिखा गया, सप्रेम भेंट करते हुए आपकी जोरदार तालियों के साथ कुलाधिपति महोदय श्रीनाथ विश्वविद्यालय को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।